was unmuted. ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कंजंक्शन का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों के लिए जी जान से लगे हुए होंगे। आज हमारा कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ऑफिशियल ये मेरा ग्रामर का लास्ट चैप्टर भी है। उसके बाद मैं आपको सुपरफ्लुअस कराऊंगा, 2 क्लासेस उसकी लगने वाली है और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज है कितनी तारीख? 15। अब मैंने 15 तक सिलेबस के लिए बोला था, अब 14 है तो 16 तक आपका सिलेबस जा रहा है, 1 क्लास एक्स्ट्रा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। मुझे याद आ रहा है शायद मैंने ये करा दिया था कल आपको कि जैसे सिंस बिकॉज एज अगर एक क्लॉज में आ गई तो दूसरी वाली क्लॉज में सो देयरफॉर दस नहीं आएगा। शायद मैंने ये कल करा दिया, जो मुझे याद आ रहा है। सिंस आई वॉज इल देयरफॉर नहीं आएगा। एज यू सो वेल यू रीप नहीं आएगा। सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। व्हेन के साथ देन नहीं आता है। इफ के साथ देन नहीं आता है। सिंस बिकॉज एज के साथ सो देयरफॉर दस नहीं आता है। ये मैंने कल करा दिए थे, है ना। चलो। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आता दूसरी क्लास में, ये तो ऊपर हो गया। एज यू सो तो शैल यू रीप बोलते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज है, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। चलो, आज हम बात करते हैं दो ऑल दो इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट की। ठीक है, दो ऑल दो इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट। दो ऑल दो जो होता है मेरे भाई, ये होता है कंजंक्शन। और अगर ये जोड़ेगा तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, तो ये इसके साथ आएगा आगे क्लॉज। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट होता है प्रेपो। इसके बाद में कोई नाउन या प्रनाउन आएगा। बेसिकली इसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो मैं देखूंगा कि आगे है क्या। दो ऑल दो का मतलब भी यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद, मतलब यद्यपि ही हुआ। इन स्पाइट ऑफ या अल्दो द एग्जाम वॉज वेरी टफ ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। बताओ क्या होना चाहिए। आप बोलोगे द एग्जाम सब्जेक्ट वॉज वर्ब वेरी टफ, आगे क्लॉज दे रखी है। सब्जेक्ट वर्ब क्या है? क्लॉज है। क्लॉज को इंस्पाइट ऑफ नहीं जोड़ सकता, दो या ऑल दो जोड़ सकता है। इंस्पाइट ऑफ या ऑल दो टफ एग्जाम, आई स्कोर्ड गुड मार्क। जिस जिस वाली क्लॉज में ये आए हैं, जहां पर ये आए हैं, क्या इनके बाद कोई क्लॉज है? नहीं। टफ तो एडजेक्टिव है और एग्जाम नाउन है। एडजेक्टिव नाउन मतलब किसी के ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कंजंक्शन के नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रेपो के होते हैं। इसका मतलब यहां पर प्रेपो की जरूरत है, यहां पर कंजंक्शन की जरूरत है। क्या ये कोई मुश्किल बात है? बताओ। बताओ मेरे भाई, क्या ये कोई मुश्किल बात है? कर लोगे? इजी है कि अगर इंस्पाइट ऑफ या ऑल्दो के बाद कोई तुम्हें क्लॉज दिखे तो कंजंक्शन आएगा, और अगर बाद में कोई नाउन दिखे तो प्रेपो आए। और क्वेश्चन देख लीजिए, इट वॉज रेनिंग क्या है? क्लॉज है। क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ेगा, प्रेपो नहीं जोड़ेगा। आगे सिर्फ नाउन है,
नाउन मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को प्रेपो जोड़ेगा, कंजंक्शन नहीं जोड़ेगा। अंडरस्टूड? उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग। चलो चलो, इफ मैं आपको बता चुका हूं। मैं इफ आपको जो आपको कंडीशन मैंने पढ़ाए थे वहां बता दिया था कि भी इफ एक कंडीशन को बताता है, तो मेरा इफ से यहाँ लेना देना कुछ नहीं। कंडीशन इफ के साथ इवन इफ और इवन दो भी बताते हैं। अब बात है इवन इफ कहाँ आता है और इवन दो कहाँ आता है। इवन दो आता है कंप्लीट एक्शन में, मतलब कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में है। बेसिकली जरूरी नहीं हमेशा पास्ट में। और इवन इफ आता है जब एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, एक्शन फिनिश नहीं है। ये कंप्लीटेड या फिनिश्ड एक्शन में, ये अनफिनिश्ड एक्शन में है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ। ही चीट्स हिम, ही विल बिलीव हर। इवन दो लगाऊं या इवन इफ लगाऊं? वह चीट करती है, इसका मतलब अभी उसका ठहरो, अभी मन हमारा भरा नहीं। चीट कर करके उसका मन अभी भरा नहीं है। सी चीट्स, चीट्स करती है से जो एक्शन है वो फिनिश्ड नहीं है। और मैंने बोला अगर फिनिश्ड नहीं है तो इफ छोटा वाला इफ लगाओगे तो इवन इफ आ जाएगा यहाँ पर। ही वॉज चीटेड, उसे चीट किया गया। वी टू की पैसिव वॉइस होती है वॉज या वर प्लस वी थ्री। तो वी टू तो फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है, मतलब उसे चीट किया गया था, अब नहीं चीट करा जा रहा, चीट पहले किया गया था उसे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, वॉइस का मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक, मतलब कोई ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। अब यहां उसे चीट किया गया, फिनिश्ड एक्शन है, और अगर फिनिश्ड एक्शन है तो इवन दो। एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार बस पूरी एसएससी के इतिहास में सिर्फ एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने वो रूल भी आपको बता दिया। इवन इफ आता है अनफिनिश्ड एक्शन के लिए और इवन दो आता है फिनिश्ड एक्शन के लिए। ठीक है, एक बताता है फिनिश्ड एक्शन को और एक बताता है अनफिनिश्ड एक्शन को। एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच दैट लगाना है और कहां पर हमें सो दैट लगाना है, इस चीज को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सच दैट कहां पर आएगा, सो दैट कहां पर आएगा? पहली बात, सच के बाद नाउन प्लूरल भी आ सकती है, सच बॉय भी आ सकता है और सच बॉयज भी आ सकता है। ज्यादा चलन में चलता है सच बॉयज। ठीक है, आप सच बॉयज को ही रखो, लेकिन सच आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, सच बॉय। अब सच दैट आएगा या सो दैट आएगा? मैंने बता दिया, सच आ के बाद सिंगुलर नाउन, सच के बाद प्लूरल नाउन। सिंगुलर भी आ सकती है लेकिन प्लूरल ही चलन में चलती है। अब मेरा क्वेश्चन है, सच दैट और सो दैट कहां पे आता है? ठीक है, सच दैट या सो दैट। देखो, अगर आपको दैट के साथ सो लगाना है तो दैट से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब तो हो, बस नाउन ना हो। चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, नाउन ना हो। क्या ना हो? नाउन नहीं होनी चाहिए। अगर दैट से पहले नाउन नहीं है तो दैट के साथ सो आएगा, और अगर दैट से पहले नाउन है
दैट से पहले बेशक एडजेक्टिव हो या ना हो, बेशक एडजेक्टिव हो, बेशक एडवर्ब हो, अगर नाउन है तो दैट से पहले सो आएगा। अब इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या समझाऊं? ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, चलो मैं इस संडे फिर आपको प्रैक्टिस करा दूं, वॉइस की करा दूं प्रैक्टिस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा दूं इस संडे। बताओ मुझे, इस संडे एक्टिव पैसिव वॉइस करा दूंगा मैं तो। देखो, हमें देखना है दैट और ये सच या सो के बीच में नाउन है। अगर नाउन है तो सच आएगा, और अगर नाउन नहीं है तो सो आएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दोनों ही रिजल्ट बताते हैं। सच और दैट के बीच में नाउन होना चाहिए, सो और दैट के बीच में नाउन नहीं होना चाहिए। सिंपल इतनी सी बात याद रखो। दोनों रिजल्ट बताते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी अपनी तरफ से, अपनी दिल इच्छा के बनाए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले बैच में भी सेम यही पढ़ाए हैं। ठीक है। रोहित शर्मा इज तो या सच ब्रिलियंट दैट। अब मुझे बताओ, सो आएगा या सच आएगा? बताओ। ठीक है, इस संडे हम वॉइस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगले संडे हम कर लेंगे नरेशन की प्रैक्टिस। ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन मैं वॉइस के कराऊंगा इस संडे, और अगले संडे नरेशन के करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे कि फिर आप ये नहीं बोल सकते सर इससे मुश्किल नहीं आ सकते। जो जितने भी मुश्किल क्वेश्चन बने वो सारे ही ले लूंगा मैं। ठीक है। चलो, मैंने बोला क्या दैट से पहले नाउन है? आपने बोला जी ब्रिलियंट टीचर, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट क्लास, है ना। ब्रिलियंट क्या होता है? ब्रिलियंट तो एडवर्ब है। और आपको पता है अगर नाउन नहीं है तो सो आएगा, सच नहीं। अगर नाउन नहीं है तो सो लगाएंगे, सच नहीं लगाएंगे। मैंने बोला यू आर सच या सो आ ब्रिलियंट टीचर दैट एवरी स्टूडेंट प्रेजेस यू। प्रेजेस यू होगा, तुम इतने ब्रिलियंट टीचर हो कि हर एक स्टूडेंट तुम्हारी तारीफ करता है। आप बोलोगे सर जी दैट से पहले टीचर नाउन आ गया। आ आर्टिकल को नाउन चाहिए था, टीचर नाउन है, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, बस खेल खत्म। मैंने बोला अगर नाउन है तो नाउन को सच जोड़ेगा। अब सो नहीं है। सच आ ब्रिलियंट टीचर, या तो बोलो सो ब्रिलियंट या बोलो सच आ ब्रिलियंट टीचर। बात तो समझ रहे हो? ये लास्ट रूल है कंजंक्शन का। एक काम करना, जितने भी तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वॉइस के, वो प्रीवियस ईयर होने चाहिए। लेकिन जितने भी मुश्किल क्वेश्चन वॉइस के लगते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां तुम्हारा मन है मुझे डीएम कर सकते हो। क्यों ना ऐसा हो कि तुम्हारे ही मुश्किल क्वेश्चन मैं कराऊं। देखते हैं तुम कितने क्वेश्चन मुश्किल मेरे को करते हो। विपिन भाटी _RW, यही मेरी टेलीग्राम आईडी है। इंस्टा पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, तो टेलीग्राम पे कर देना। और आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है, इंस्टा पे कर देना। जितने तुम्हें कंफ्यूजिंग पेयर तो कल चलेगा ही चलेगा। जितने भी तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वॉइस के, जो जो मुश्किल लगा, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी टीचर का हो, वो भेज देना, और फिर हम उसको आसान बना देंगे आपके लिए। ठीक है। अगर वो फिर तुम्हें आसान ना लगने लगे तो फिर हमें बता देना। चलो, सी है सच या सो अडोरेबल आ बेबी। आप बोलोगे दैट से पहले नाउन आ गया।
और आपको पता है नाउन के साथ सच आता है, एज नहीं आता है। She has such adorable a baby that everyone likes her. उसका इतना प्यारा बच्चा है कि हर कोई उसे पसंद करता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? बताइए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। पहली बार ऐसा हुआ है किसी बैच में कि चौथी क्लास नरेशन की लगी है, वरना नरेशन की 1.5 घंटे की 2 क्लास और 1-1 घंटे की मैक्सिमम 3 क्लास लगती हैं। 4 तो आज भी नहीं लगेंगी, 3.5 क्लास लगेंगी। आज की क्लास छोटी रहेगी, लगभग आज मान के चलो मतलब हाफ एन आवर की क्लास रहेगी। अब मैं आप लोगों से खुद बोल रहा हूँ कि भाई आप जितने भी क्वेश्चन हो वो डीएम कीजिए। वैसे मुझे डीएम का मतलब नहीं पता था, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा था डीएम। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, डीएम मतलब पर्सनल मैसेज, डायरेक्ट मैसेज, या टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां मेंशन कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं, मान के चलो हर स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन भी मुश्किल लगे तो हम हमारे पास कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं करा भी नहीं पाऊंगा। इतने क्वेश्चन हो जाए, कहीं भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं जहां आपका मन हो। पहला क्वेश्चन है, डे आ गया और डे के साथ, डे नाउन है, नाउन के साथ सच आएगा, सो नहीं आएगा। कुछ मूर्ख अब भी सो लगा रहे हैं। सो हॉट। ठीक है, आगे बढ़े। अबे मूर्खो, तो कैसे आ जाएगा? मैंने बोला क्या दैट और यहां के बीच में कोई नाउन है? आपने बोला डे नाउन है, और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो दैट से पहले नाउन है तो उससे पहले सच आएगा। यहां दैट से पहले अडॉरेबल, ABLE वाले एडजेक्टिव होते हैं, और मुझे यहां चुनाव करना है। अगर नाउन नहीं है तो सो आएगा, सच नहीं आएगा, सच नहीं आएगा। क्या खा के आते हो तुम सुबह सुबह? क्या खाते हो? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेंग विद सोया सच अ पैशन दैट द ऑडियंस वर मेस्मराइज। उसने इतने पैशन के साथ गाया कि जो ऑडियंस थी वो है ना वशीभूत हो गई, मतलब कि दूसरे उसमें चली गई, लोक में, आनंद में। तो सच और दैट ढूंढो, ये रहा दैट। क्या इनके बीच में कोई नाउन है? आ पैशन, आर्टिकल बोला, मुझे चाहिए नाउन। TION SION वाले बोला है मैं एक नाउन हूं। नाउन के साथ सच आता है, सो नहीं आता है। बता। इतने इजी इजी क्वेश्चन अगर तुम गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? और जबकि मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा चुका हूँ यार, और फिर भी तुम ऐसे गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये 3 क्वेश्चन और है। तुझी से शुरू, तुझी पर खत्म कहानी मेरी। क्या कारवा, क्या जिंदगी, क्या जवानी मेरी। ये अभी जो हमने कुछ 2 लाइन बोली, ये ऐसा नहीं है किसी शायर की है, कहीं से कॉपी पेस्ट करी है। क्यों नहीं हो सकता जुनून पैसन? मेरा जुनून, मेरा जुनून है या नहीं है? ये लाइन हमने अभी आपके सामने ऐसे ही बोल दी, देखो बढ़िया बन गई।
तुझी पर शुरू तुझी पर खत्म कहानी मेरी, क्या कारवा क्या जुनून क्या जवानी मेरी। चलो, पहला क्वेश्चन। सब्बो इज सच यस सो एन अडोरेबल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। सब्बो इतनी अडोरेबल, अडोरेबल में तो होता है प्यारा, दुलारी, इतनी प्यारी दुलारी है, हर कोई उसे पसंद करता है। तो दैट से पहले गर्ल नाउन आई, और आपको पता है नाउन के साथ सच आता है, सो नहीं आता है। ब्रिलियंट के साथ सो आएगा, सच नहीं आएगा। ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, ब्रिलियंट टीचर मैंने बताया है। यहाँ आर्टिकल लीडर नाउन, दैट क्या है, कंजंक्शन। दैट से पहले नाउन, नाउन है तो सच आएगा, सो नहीं आएगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर ऑफिशियली आपका जो सिलेबस है ग्रामर का वो कंप्लीट होता है। अभी आपके सिलेबस में मैं आपको सुपरफ्लुअस कराऊंगा। सुपरफ्लुअस में 50% वो चीजें होंगी जो मैं आपको करा चुका हूँ, वो चीजें मैं आपको बैच में करा चुका हूँ, लेकिन वहां अलग रूल बना के करा दूंगा बस। ठीक है। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 2 दिन में सुपरफ्लुअस भी खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको टारगेट लेना चाहिए 1 डे 1 चैप्टर। जैसे आपने नाउन का लिया, आप सबके पास बुक होनी चाहिए। नाउन को आपने बुक से 15 मिनट में, 15 मिनट्स में आपने बुक से नाउन को रिवाइज किया, 15 मिनट में बस। ठीक है। और उसके बाद आपने 2x पर 45 मिनट में उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से किए, यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए जो मैंने कराए हैं। वो कैसे मिलेंगे, आपको डालना है नाउन पीवाईक्यू बाई विपिन भाटी सर। यूट्यूब पे सिर्फ इतना डालोगे आपको मिल जाएंगे। अब 1 डे 1 चैप्टर आपका होना चाहिए। 1 घंटे ग्रामर को दिए, 1 घंटा ग्रामर को दिया, 1 घंटे मान के चलो मैक्सिमम 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे में आपका पर डे 1 चैप्टर हो रहा है ग्रामर का। ठीक है। अब मैं कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर दूंगा, तो 1 घंटे आपने कॉम्प्रिहेंशन की क्लास देखनी है। 1 आवर आपका चलेगा कॉम्प्रिहेंशन रोज। कॉम्प्रिहेंशन की मैं आपको टोटल 9 क्लासेस देने वाला हूं, जिसमें लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा। लेवल 1 की 3 क्लासेस, लेवल 1 की 2 क्लासेस, लेवल 2 की 3 क्लासेस, और लेवल 3 की 4 क्लासेस। लेवल 1 इजी वाले 2 क्लासेस में समझ जाओगे, लेवल 2 मॉडरेट वाले 3 क्लासेस, और लेवल 3 मुश्किल वाले 4 क्लासेस में समझ जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन बेशक हम कम करें, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इधर आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, क्योंकि इंग्लिश के 3 पार्ट है, आपको समझना है क्या। इंग्लिश के हैं 3 पार्ट, एक है ग्रामर, दूसरा पार्ट है वोकेबलरी, और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ग्रामर सिलेबस कंप्लीट डेली 1 पॉइंट मतलब 1.5 घंटा, अगर आप तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा इस तरीके से देना है, जो तरीका मैंने ऊपर बताया। ठीक है। इस तरीके से वोकेब मैं आपको 1 आवर की करा ही रहा हूं। वोकेब का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या करा रहा हूं, मैं क्विज कराता हूं, वो जरूर लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए, जरूर 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 ही लगाने। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में आपको रोज 1 आवर पढ़ाऊंगा। तो आपको बेसिकली 1 2 3 आवर इंग्लिश को देने ही देने हैं रोज। अब 3 आवर देने ही देने हैं।
जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन की मेरी क्लास कंप्लीट होगी, फिर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करूंगा रोज। ठीक है? 10 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उन्हीं तरीके से। साथ के साथ आपकी ग्रामर चल रही है, वोकैब चल रही है, कॉम्प्रिहेंशन चल रही है। और अगर इतना आपने कर लिया तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? आप मुझे बताओ। होता क्या है, स्टूडेंट ये चीजें कितने दिन करते हैं? ओ, उसने 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, मैक्सिमम 5 दिन। और 10 दिन करने के बाद ही उसको दिखता है मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इसका मतलब मेरे दिमाग में कमी है। इसका मतलब मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ और बुक्स की जरूरत है। मैं टीचर बदल दूं, मैं दोबारा से बैच खरीद लूं किसी और का। इससे नहीं हो रहा, मैं बैच खरीद लूं। आप क्या करते हो? आप खुद को समय नहीं देते। ये 10 दिन में तो 5 दिन में वैसे ही छोड़ देते हैं। अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे, रील स्क्रॉल करने लगेंगे, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब। मैं बोल रहा हूं, आपने अगर ये काम इतने दिन करके कुछ ना हो मेरे भाई, अगर आपने 40 डेज तक कर लिया तो आप सीडीएस की इंग्लिश फोड़ने लगोगे। आप सीडीएस की इंग्लिश फोड़ने लगोगे। सीजीएल तो है क्या चीज? 40 डे फॉलो करो। एक प्लान बनाओ 40 डे के लिए, कि मैं 40 दिन रोज 1.5 घंटे ग्रामर उसी तरीके से जो सर ने बताया, मैं 40 दिन 1 घंटे रोज वोकैब पढ़ूंगा, और मैं 40 दिन रोज 1 घंटे कॉम्प्रिहेंशन को दूंगा। 20, जब मैं ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा, 20 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो बुक्स आपकी मैच्योरिटी को भी बढ़ाएंगी, जिससे आप मैच्योर बनोगे। उन बुक्स को इंग्लिश में मंगा लेना। तो उन बुक्स को आप रोज 20 मिनट पढ़ोगे तो आपके अंदर धैर्य भी आएगा, आपके अंदर मैच्योरिटी भी आएगी, और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। ठीक है? तो 20 मिनट रीडिंग और 40 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी होगी बाद में। ये आपके लिए प्लान रहने वाला है। फॉलो आपको करना पड़ेगा, मैं आपकी जगह फॉलो नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही आपको प्लान बनाना चाहिए। जैसे मैथ्स वीक है, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर आपने इंग्लिश का तो बता दिया, मैथ्स का नहीं बताया। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, और मेरा इंग्लिश से ज्यादा मैथ्स में 100% स्कोर रहा है। तो मैथ्स को मैंने 2 भागों में बांटा था। एक था अर्थमेटिक, और एक एडवांस। अब आपकी और मेरी सोच में एक अंतर आएगा। अर्थमेटिक को मैं रोज दिया करता था 1 आवर। अर्थमेटिक इजी होता है। और एडवांस को दिया करता था मैं रोज 2 आवर्स। रोज 2 घंटे दिया करता था। ठीक है? अब आप बोलो सर जी आपने 3 घंटे इंग्लिश बता दी, 3 साढ़े 3 घंटे, और 3 साढ़े 3 घंटे मैथ बता दिया, 7 घंटे तो यही हो गए। मैं रीजनिंग को टाइम नहीं दिया करता था। रीजनिंग मेरा सिलेबस कंप्लीट जब तक नहीं हो तब तक रोज 1 आवर। और जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ सिलेबस, तो मैं रोज रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट किया करता था, रोज पर डे एक प्रैक्टिस सेट। मतलब मुझे कुछ करना हो ना करना हो, मैं रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जरूर करूंगा। और प्रैक्टिस सेट करने में मेरे को 15 मिनट लगते थे उसे करने में, और मैं 10 मिनट में एनालिसिस करता था जो जो क्वेश्चन गलत हुए। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है? इस तरीके से अगर आप करोगे, अब आप बोलो सर जी ये काम कितने दिन करें? ये काम 40 डेज करो मिनिमम। तो भाई जब आपको सिलेक्शन लेना होता है, आपको बाकी सबको पीछे छोड़ना होता है। आपके अंदर वो जुनून लगन आ जाती है कि आप ये खुद से बना लेते हो सारी स्ट्रेटेजी। उसके बाद भी आपको समय कम लगता है। तो ऐसे मेरा पढ़ाई पढ़ाई का लगभग लगभग 12 आवर्स का बन जाता, 12 से 13 आवर्स का बन जाता था। ये मैं फॉलो नहीं कर पाता था। मैं आपको बताऊं, पता मेरा क्या था? मैंने 15 दिन फॉलो कर लिया, फिर 4-5 दिन का ब्रेक आ गया। फिर मैं अंदर से अपने आप को लताड़ता था बढ़िया से, क्या है क्या कर रहा है। फिर 15 दिन, मैं 40 दिन मैं भी लगातार नहीं कर पाया था। 10-15 दिन में मेरा ब्रेक जरूर हो जाता था, लेकिन मैं 2-3 दिन में वापस से उसी ट्रैक पर आ जाता था। उसके बाद मैं रोज एक मॉक लगाता था पर डे। तो उस टाइम तो मेरे भाई 200 क्वेश्चन आया करते, तो 2 आवर्स के हुआ करते थे। फिर एक 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 मतलब 1 ईयर ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद तो फिर हमने वही 100 क्वेश्चन आने लगे। 100 क्वेश्चन आने लगे तो 1 आवर का।
और उसमें भी फिर मैं 30 मिनट एक्स्ट्रा देता करता था उसको एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि मॉक लगाना कोई फायदा नहीं अगर आपने उसे अच्छे से एनालिसिस नहीं किया कि मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो किस चैप्टर से बार बार गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं, जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से गलत हो रहे हैं, या फिर मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ ले रहा हूँ। जैसे मेरे से या तो कैलकुलेशन में गलत होते थे या मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लेता था। दो चीजें मेरे साथ होती थी। और बचा हुआ टाइम फिर 3 से 4 घंटे, 3 घंटे 2 घंटे जीएस को भी देते थे। तो 7 7 घंटे हो जाते थे मैथ्स और इंग्लिश के लिए, और आधा घंटा रीजनिंग के लिए, 7.5, और 2 ढाई घंटे जीएस को, 10 घंटे, और 2 घंटे का मॉक। इस तरीके से लगभग 12 घंटे प्लान बनाता था, 14 घंटे का हो पाती थी स्टडी 12 घंटे। तो ऐसे आपको अगर प्लान बने, देखो अब एग्जाम नजदीक है, अब आपका एग्जाम 2 महीने मैक्सिमम मान लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, जीएस मेरी बहुत वीक है, मैं जीएस नहीं बता सकता आपको, मैं आपको मैथ्स बता सकता हूँ, मैं आपको रीजनिंग बता सकता हूँ, मैं आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, जीएस नहीं बता सकता हूँ, वो मेरी खुद बहुत वीक है। मतलब मेरे मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग 150 में से 148 नंबर हैं मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, और जीएस में मेरे 16 नंबर थे 50 में से। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो चीज वो आपने सुनी है कहावत, बाबा जी खुद बैंगन खावे और अन्य परहेज बतावे, और अन्नू परहेज बतावे, कि मतलब मैं वही जो चीज मेरी अच्छी है, जो चीजें मुझे आत्मसात है, वही मैं आपको समझा सकता हूँ। ये हरियाणवी कहावत है, बाबा जी खुद बैंगन खावे और अन्नू परहेज बतावे, कि बाबा जी खुद तो बैंगन खा रहे हैं, दूसरे को परहेज बता रहे हैं। मतलब जो काम आप खुद का स्ट्रांग नहीं है, मैं उस पर ज्ञान कैसे दे दूं आपको, है ना, ये बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आप अपना टीचर चुन सकते हो, जिस टीचर्स के आप देखो, होता क्या है, स्टूडेंट की भेड़ चाल होती है, मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं, मैं यहीं आसपास का रहने वाला हूँ, मुखर्जी नगर में रहा हूँ, और मैं मुखर्जी नगर दिल्ली से बहुत दूर नहीं हूँ, मैं वहीं का हूँ, आप मान सकते हो मैं दिल्ली का हूँ। स्टूडेंट की भेड़ चाल मैंने देखी है। स्टूडेंट का ये दौर है, ये टीचर्स आपको क्या करते हैं, देखो आजकल वो टीचर कामयाब है जो इमोशनली स्टूडेंट को बहला फुसला सकता है, इमोशंस के साथ जो खेलना सीख गया। आप मार्केट में निकल के देख लीजिए बाहर, टीचर कंटेंट के लिए कम, इमोशनली जिसने बच्चों को अ, जीता है, वो कामयाब है। अब इमोशन कैसे जीते जाते हैं, इमोशन जीते जाते हैं भेड़ चाल बना के। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसमें हम मैं भी आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं एक लॉजिकल बात आपको कर रहा हूँ, मैं ये किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भाई आप किसी को अगर मानते हो तो उसे मत मानिए, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट की ऐसी भेड़ चाल होती है, ऐसी भेड़ चाल होती है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे भेड़ चल रहे हैं, अगर आगे वाला भेड़, दो भेड़ किसी चीज को ऐसे उछल के गए, वहां कुछ भी नहीं है, पहला वाला भेड़ उछल गया, मान के चलो वहां कुछ था, और पहला वाला उछल गया, वो वहां से भाग गया, मान के चलो भेड़ के आगे एक मेंढक है, तो भेड़ ने उस मेंढक को बचाने के लिए वहां से उछला, जैसे ही उछला मेंढक वहां से चला गया, तो पीछे वाले सारे भेड़ उसको वहां से कूद के उछल के जाएंगे, जिस दिशा में एक भेड़ चल दिया सारे भेड़ उसी दे। तो यही स्टूडेंट के साथ है, वो जिस तरफ जाते हैं, जहां 10 चले गए फिर सारे उसी तरफ उसी तरफ। तो लॉजिकल थिंकिंग आपको बनानी है, भेड़ चाल में नहीं फंसना है। ऐसा नहीं है मार्केट में एक ही टीचर अच्छा है, मार्केट में बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत, हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अब आप बोल रहे हो कि नवीन सर चले गए तो आरडब्ल्यू में कोई दूसरा टीचर जीएस का अच्छा है ही नहीं। भाई साहब की मैं नहीं, जहां से आप पढ़ रहे हो कोई गलत नहीं पढ़ रहे, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वही अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने देखो कि ज्यादातर ना मोनोपोली हो जाती है, यही है वो मोनोपोली का कारण है, भेड़ चाल होना, स्टूडेंट की भेड़ चाल होना। चलो ये बातें हैं, ये तो होती रहेंगी। अब आपसे मिलते हैं, अभी वोकैब की क्लास हमारी होगी, कल मैं आपको सुपरफ्लूस पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।